ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से शुरू करना है। फिर बायोडाइवर्सिटी, उसके इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज और इनिशिएटिव। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है, GBFF। ये क्या है? ये किसने, GBFF रिसेंटली रेटिफाइड एंड लॉन्च्ड एट सेवेंथ असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये अपने आप में ही एक फंड है, और इसके अंडर में ये GBFF जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? टू फाइनेंस द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको उस फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन को फाइनेंस करने के लिए ये नया फंड लॉन्च किया गया है। गवर्नेंस कैसे होगा इसके लिए? GBFF काउंसिल होगी जो इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। 16 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, 14 फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, और 2 मेंबर्स फ्रॉम कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, मतलब कितने हुए, 30 हुए नहीं, 2020 10 30 32। ठीक है, 32 कंट्रीज हैं। डिसीजन ऑफ काउंसिल आर टू बी टेकिंग ऑन कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सबकी हाँ होगी तभी हाँ होगी, अदरवाइज अगर किसी ने कहा कि नहीं तो नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज ट्रस्टी। बहुत से ऐसे फंड हैं जिनका ट्रस्टी जो है वो वर्ल्ड बैंक ही है। ठीक है, शायद जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसका भी ट्रस्टी जो है वर्ल्ड बैंक है, देखते हैं इसमें शायद दिया उसके बारे में। और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट फंड, स्पेशल क्लाइमेट फंड। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दे दी है। 20% फंड ऑफ वर्ल्ड सपोर्ट इंडिजिनस लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। प्रायोरिटाइज सपोर्ट फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड LDCs या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इधर क्या था? ग्लोबल गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ KMGBF, कुनमिंग। ये कुनमिंग कहाँ गया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसके गोल्स और टारगेट क्या है? 4 overarching goals to be achieved by 2050 focus on किस पे? Halt human induced species extinction, equitable sharing of benefit, sustainable use of biodiversity, closing the biodiversity finance gap of 700 billion per year। ठीक है, ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो याद रह सकता है। बहुत जनरल चीज़ें हैं कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, हाँ, हॉल्ट ह्यूमन इंड्यूस स्पीसीज इंसेक्शन, और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये फंडिंग जो 700 बिलियन का पर ईयर का जो गैप है उसको गैप को क्लोज करना। की टारगेट क्या है? 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। यानी ये 30 × 30 डील, याद रखना 30 × 30 डील कहीं आए तो इसी से रिलेटेड है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। 30 × 30 डील क्या है? 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। 2030 तक 30% इन सबका प्रोटेक्ट करना है। फिर क्या? रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बाय 2050, कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाय हाफ, रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू जीरो। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं वहाँ पर जो भी लॉस होता है उसको जीरो तक लाना है। रिड्यूसिंग बाई 500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नेंस सब्सिडीज, और मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाई 200 बिलियन इन ईयर। मतलब ये फंड से रिलेटेड है, जिसमें देखो पैसे की बहुत बात हुई है। पहला कि जैसे 500 बिलियन एनुअल हार्मफुल, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं उसको 500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज को कम करना है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है। उसके फंडिंग गैप जो 200 बिलियन का है पर ईयर उसको बढ़ाना है। ठीक है, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था वो क्या था? 2022 में अडॉप्ट किया गया था, COP15 जो मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, यूएन UNCBD मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये COP15, इसकी COP15 हुई थी 2022 में मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल शायद कनाडा में ना। हम्म। फिर रिप्लेस द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट दैट एक्सपायर्ड इन 2020। ठीक है, ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट उससे रिलेटेड था। CBD, ये सब CBD के ही टारगेट हैं। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बताया था। ये जो अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट, हाँ, अर्थ समिट में ये सब लॉन्च हुआ था। अर्थ समिट में 1992। ठीक है, उसमें CBD भी लॉन्च हुआ था। तो उसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती हैं।
ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसकी भी होती रहती हैं। इसी में आपको आईची टारगेट देखने को मिलता है, जो अभी इसमें हमने पढ़ा, आईची टारगेट्स। हम्म। आईची टारगेट, ठीक है। कार्टाजीना, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। हम्म। नगोया प्रोटोकॉल। और ये कुनमिंग, कुनमिंग मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीबीडी से रिलेटेड है, ठीक है। सीबीडी से रिलेटेड है, अलग अलग है, अलग अलग कन्वेंशन अलग अलग इसमें आई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। अलग अलग सीओपी जो इनके हुए हैं उसमें आई हैं। अब वो एग्जैक्ट नहीं मुझे भी याद है कि किस ईयर में। नॉट लीगली बाइंडिंग, ये जो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये लीगली बाइंड नहीं है। और 4 गोल सेट करती है 2050 के लिए, और 23 गोल सेट करती है 2030 के लिए। ठीक है, 23 टारगेट नॉट गोल, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, अभी हमने देखा था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसने क्या अप्रूव किया है? अप्रूव द डिस्पर्शन ऑफ 1.4 बिलियन टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट बायोडायवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। जो ये था ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ, ये 1991 में स्टेब्लिश किया गया मल्टीलैटरल इन्वायरमेंट फंड टू अचीव ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड ग्रांट फंड टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट कवरिंग 4 फोकल एरियाज, क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी, इंटरनेशनल वेस्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, इसके मेंबर कितने हैं? 186 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। और ये कहाँ ऑपरेट करती है? ऑपरेट्स लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फंड, अच्छा, उसको भी ऑपरेट करती है। और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये सब को ऑपरेट करती है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को आता है। ठीक है, 22 मई। थीम भाई इस बार की नहीं है, थीम अब लास्ट ईयर का होगा, फिर थीम देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये 5 कन्वेंशन को भी फंड करती है, उसके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करती है। कौन कौन से हैं? एक तो सीवीडी है, अभी हमने देखा, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट। उसके बाद यूएनएफसीसी, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये हमने देखा था 2001 का था, 2001 में आया था। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी 1992 में आया था। 1992 में, वही अर्थ समिट में। ठीक है। और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, अभी हमने देखा था, ये भी कब 2010 के आसपास था, 2009 या 10 के आसपास। ठीक है। तो ये 5 कन्वेंशन है, इनको फंड करती है या उनका फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में काम करती है। कौन सा? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, जीईएफ। Although not linked to formally to the Montreal Protocol, supports implementation of Montreal Protocol in countries with economic in transition। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, फॉर्मली लिंक नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती है। कहाँ पे? जो कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, कंट्रीज विद इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन, वहाँ पर। रिपोर्ट्स कौन से रिलीज करता है ये? इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ठीक है, अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी का फायदा नहीं। ठीक है, बस इतना रख लो, इंक्लूसिव कन्वर्जन इनिशिएटिव। कोई ये रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी लॉन्च करती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बेसिकली एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। फिर है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स। इसको कंट्रीज ने साइन किया है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन बाई 2030 इन बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा। ये पहली कन्वेंशन, एक तरह से डिक्लेरेशन साइन की गई है। adopted by river dolphin range state बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला, इन कंट्रीज ने इसको साइन किया। यहाँ पर डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन मिलती हैं। रिवर डॉल्फिन एक तरह की समझ लो फ्रेश वाटर डॉल्फिन ना, रिवर में फ्रेश वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ठीक है। मरीन डॉल्फिन भी होती है, आपने देखा होगा, इरावटी डॉल्फिन वगैरह है, मरीन डॉल्फिन है। ठीक है। एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीशीज इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका, नॉट अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है। तो सेफ गार्ड रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पीशीज बाय डेवलपिंग एंड फंडिंग मैकेनिज्म, इनहेंस हेल्थ ऑफ रिवर्स। कहा जाता है कि जो साफ पानी होते हैं उसी में ही ये रिवर डॉल्फिन मिलती हैं। जैसे अपने यहाँ गंगा रिवर जब से थोड़ी साफ हुई है, गंगा में दिखने लगी हैं ये गंगा डॉल्फिन। ठीक है।
अबाउट रिवर डॉल्फिन के बारे में, टॉप प्रेडेटर इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ रिवर्स हेल्थ। ठीक है। इस सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन कौन कौन सी हैं? पहला है अमेजन। अमेजन है जो पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो जिसको कहते हैं, अमेजन या पिंक रिवर डॉल्फिन, ये फ्रेश वाटर में ही रहती है और इस इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। गंगा डॉल्फिन जिसको कॉमनली सुसु कहते हैं, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। कहाँ कहाँ पे मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम में मिलती है। ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। नेपाल में भी मिलती हैं शायद, अब पता नहीं। जिसमें इंडिया बांग्लादेश लिखा तो बांग्लादेश मान के चलो। और आईयूसीएन में इस ये इंडेंजर कैटेगरी में, ये भी इंडेंजर था। ठीक है। थ्रेट्स तो कई सारे हैं। फिर इंडस या भूलन, इंडस या भूलन, ये पाकिस्तान और ब्यास रिवर में, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इन पंजाब। ठीक है, ये भी इंडेंजर्ड है, सारी ही इंडेंजर्ड है जितनी भी हैं। ठीक है। टुकोक्सी, टुकोक्सी फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ये अमेजन रिवर में देखने को मिलती है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू। ठीक है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू। ठीक है। कोलंबिया वो कंट्री है ना जहाँ पर आप देखोगे मतलब साउथ अमेरिका की कंट्री है, और ये दोनों ही ओशन से मिलती है, मतलब दोनों ओशन इससे टच होते हैं। कौन कौन से? ये अटलांटिक वाला, अटलांटिक, और ये पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक। इसकी जो कोस्ट लाइन ऊपर ही है, ये वहाँ पर दोनों से टच होता है। ज्योग्राफी में देख लेंगे उसको जब मैप देखेंगे तो। उसके बाद इरावदी, इरावदी फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड आर इन थ्री रिवर्स। इरावदी जो है म्यांमार में, महाकम इंडोनेशिया, बोर्नियो और मेकोंग। ठीक है, एंडेंजर्ड है। ठीक है। तो ये अलग अलग रिवर डॉल्फिन्स हैं जो अलग अलग जगह पाई जाती हैं। इसमें से गंगा डॉल्फिन जो है इंडिया में पाई जाती है। इंडस वाली भी मिल सकती है ब्यास रिवर में। ठीक है, ब्यास रिवर में मिल सकती है। और इंडेंजर्ड है, सारी ही इंडेंजर्ड है। एक बात याद रखना कि जितनी भी रिवर डॉल्फिन है सारी इंडेंजर्ड है। ठीक है, किसी का रेट अलग नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर्स राइट, ये एक लॉ भी है शायद इंडिया में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर्स राइट। Recently, Delhi court dismissed an appeal filed by PepsiCo India Holdings against the 2021 order revoking PIH registration of potato variety FL 2027। ठीक है। अच्छा, ये लोग शायद एक अलग तरह का पोटैटो उगाते हैं। आलू। ठीक है, अपने उसके लिए जो लेज होता है ना, लेज, लेज शायद इन्हीं का है। लेज जो है वो पेप्सिको का ही है। ठीक है। तो उसके लिए वो एक स्पेशल आलू उगाते हैं ताकि वो थोड़ा फ्लफी होता है और अच्छा उससे वो बनता है चिप्स। ठीक है। तो क्या हुआ था कि कुछ किसानों ने, जिनको पहले राइट इन लोगों ने दिया था उगाने का, उनके पास सीड या कुछ पड़ा था तो उन्होंने उगा लिया और मार्केट में बेच दिया। ठीक है। तो उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी थी पेप्सिको वालों ने। तो बाद में जो है कि एफआईआर कर दी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि जो मतलब रूल है या जो भी कानून है उसमें आप किसानों के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ था। ठीक है। तो बैकग्राउंड इशू क्या है? FL 2027 variety of potatoes commercially named FC5 was introduced by Pepsi in 2009 through a contract farming arrangement. It was registered under Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2016. In 2019, PepsiCo sued some farmers in Gujarat for illegally growing its registered potato variety and violating its IPR under the act. फिर in 2021, registration of FL 2007 was revoked on the ground of furnishing incorrect information and infringing farmers' right। ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, ये तो मतलब हमने देख लिया किसका है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, 2001 में आया था एक्ट। और enact under Article 27(3)(b) on the agreement on trade related aspect of intellectual property rights, यानी ट्रिप्स के अंदर में ये लॉ बनाया गया था। ठीक है। कन्फॉर्म्स विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज एंड प्लांट 1987। ठीक है। वर्ड्स ओनली IPR legislation that grants intellectual property right not only to the plant breeders but also to the farmers। ठीक है। ये इकलौता मतलब IPR legislation है जो प्लांट ब्रीडर को ही नहीं फार्मर को भी राइट देता है। ठीक है, कि मतलब फार्मर के खिलाफ आप केसेस न कर पाओ। अनलाइक UPOV, मतलब ये वाला यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल वेराइटीज, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। ठीक है। तो फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली न्यू
not only new but even existing varieties. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिकॉग्नाइज द एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट रिगार्डिंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये इंडिया का लॉ है। ठीक है, trees and vines 18 years, for other crops 15 years, for extant varieties 15 years प्रोटेक्शन पीरियड देता है। इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज कौन सी हैं इसमें? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी established by डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, फैसिलिटेटिंग डेवलपिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन अप्लाइड ट्रिब्यूनल भी बना है इसी के अंदर में। ठीक है, टू डिस्पोज द अपील विद इन 1 ईयर, डिसीजन कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट। ठीक है, फिर राइट्स अंडर द एक्ट, ब्रीडर्स राइट, ब्रीडर्स का राइट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस सेल मार्केट distribute import or export the protected varieties। researchers right क्या है? uh, can use any of the registered variety under the act for conducting experiment or research। ठीक है, can also use variety as an initial source of variety for purpose of developing another variety। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी है अगर वो रजिस्टर्ड है उसका यूज रिसर्च के लिए कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी मतलब कोई वैरायटी है उसका यूज कोई नई वैरायटी डेवलप करने के लिए कर सकते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, फार्मर का क्या राइट है? इंटाइटल टू रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट द न्यू वैरायटी, कैन सेव यूज सॉ रीसॉ एक्सचेंज शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड ऑफ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर PPVFR एक्ट 2001। ठीक है, देखो इसी से ही वो जो फार्मर थे वो प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उनको राइट दिया गया है कि वो उसको बचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, रीसो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो फार्म प्रोड्यूसर उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो केस इनके ऊपर किया गया था फार्मर्स के ऊपर वो गलत तरीके से किया गया था। ठीक है, नॉट इंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ वैरायटी प्रोड्यूस प्रोटेक्टेड अंडर PPVFR एक्ट 2001। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी द फार्मर शैल बी कंपनसेटेड। अगर वैरायटी जो है वो उनको दी गई, जो अगर वो मतलब परफॉर्म नहीं करती ढंग से, तो उसके लिए फार्मर को कंपनसेट किया जाएगा। अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज प्लांट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट। ये 1961 में अडॉप्ट की गई थी, तब ये स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में। promotes an effective system of plant varieties of plant for benefit of society। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है, तब भी हमने इसके अकॉर्डिंग लॉ बनाया। चलो सही है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, ग्लोबल सिंपोजियम ऑफ फार्मर्स राइट अडॉप्टेड इन दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट। ठीक है, ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट ने अडॉप्ट किया क्या? दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट। ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ FAO। FAO की जो संस्था है, FAO की एक छोटी मतलब सेक्रेटरीट है। हाँ, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसने ही ये इसी का जो मीटिंग था। ठीक है, ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स, उसमें ये दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? रॉ मटेरियल्स दैट फॉर्म बेसिस ऑफ ऑल क्रॉप वेराइटीज एंड इंक्लूड सीड्स एंड ऑल अदर प्लांट जेनेटिक मटेरियल। हाईलाइट क्या है दिल्ली फ्रेमवर्क के? क्रिएटिंग फंक्शनल सिनर्जी अक्रॉस डिफरेंट UN इंस्ट्रूमेंट, और establish support farmer managed seed system for traditional varieties, create self sustaining produce and marketing value chain। फिर क्या है? बिल्डिंग फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज का पास है। जो सीड ट्रीटी है, सीड ट्रीटी में क्या क्या है? ये ITPGRF है, इतना बड़ा नाम है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म कर दिए हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व यूज एंड मैनेज PGRFA। PGFRA क्या था भाई? PGFRA कहाँ गया? अच्छा, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अरे भाई इसका शॉर्टकट मार रहे हैं लोग। फिर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है दैट वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड इंटर इनटू फोर्स इन 2004, इंडिया इज अ पार्टी। ठीक है, इसका इंडिया पार्टी है भाई इस एग्रीमेंट का। मेक इट पॉसिबल टू share plant genetic resources across border through unique multilateral system of access and benefit sharing। ठीक है,
became the guidance for establishment of Svalbard Global Seed Vault. स्वालबार्ड आपने सुना होगा, नॉर्वे में है, ठीक है, नॉर्वे का एक आइलैंड है ऊपर, वहाँ पर एक सीड वॉल्ट है जिसमें कई सारी प्लांट वैरायटीज की, मतलब क्रॉप वैरायटीज की सीड प्रोटेक्ट की गई हैं डूम्सडे के लिए। डूम्सडे मतलब कि कोई ऐसा दिन जब सब चीज़ खराब हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी, आप कह सकते हो दलदल आएगा, तूफान आएगा, वैसा, ठीक है। तो उस दिन के लिए वहाँ पर सीड्स जो है, सीड्स वैरायटीज प्रोटेक्ट की गई हैं, उसमें इंक्लूड होता रहता है हर साल, ठीक है, रिप्लेस भी करते हैं, इंक्लूड भी करते हैं नया। The seed ward marked its 50th anniversary in 2023. It was established and fully funded by government of Norway. ठीक है, नॉर्वे का ही एक आइलैंड है स्वालबार्ड, वहीं पर है वो सीड वॉर्ड, बहुत ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे खराब होने के चांसेस नहीं है। फिर अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एंड इनिशिएटिव, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट makes up less than 1% of Earth's surface, but they harbor more than 20% of planet's biodiversity। ठीक है, जो दुनिया भर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 1% से कम है धरती पर, लेकिन वो 20% ज़्यादा प्लेनेट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? हैव अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, और साइट्स आर सेलेक्टेड अंडर द थ्री कैटेगरीज कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 34 जो है कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक है मिक्स टाइप में। ठीक है, प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज, प्रिंसिपल क्या है? रिकॉग्नाइज द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद नेचर एंड द फंडामेंटल नीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन द टू। पार्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन कौन से? 195 स्टेट्स पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इंडिया में ये दिखा रहा है कि कौन कौन से हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों असम में है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इन 3 4 5 स्टेट में। ठीक है, फिर ब्रेस वैली समिट ऑन और समिट ऑन 3 बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस वैली समिट और समिट ऑन 3 वेल्स। तो ब्रेस वैली क्या है? कॉन्गो की कैपिटल है। ठीक है, 2 कॉन्गो हैं, याद रखना, एक डीआरसी करके है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, और ये दूसरा वाला कॉन्गो। ठीक है, तो समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन ब्रेस वैली, या ब्रेस वैली जैसे पढ़ लो, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्लैनेट्स 3 इकोलॉजिकल लंग्स। पहला कॉन्गो बेसिन, दूसरा अमेजन बेसिन, और तीसरा बोर्नियो मेकॉन्ग साउथ ईस्ट बेसिन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का बेसिन है। तो कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सा है? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देखो एक कॉन्गो और एक दूसरा कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 2 कॉन्गो हैं। ठीक है, कॉन्गो का जो पुराना नाम था क्या था? जायरे, जायरे, उसी का डिवीजन हुआ। तो वहाँ पे एक नदी बहती है जिसको कॉन्गो रिवर या जायरे रिवर भी कहते हो। ठीक है, जायरे रिवर या कॉन्गो रिवर सेम ही है। उसकी खासियत है, पता लगाना क्या खासियत है जायरे या कॉन्गो रिवर की। इक्वेटोरियल गिनिया और गैबन, यहाँ पर कॉन्गो बेसिन है। ठीक है, अमेजन बेसिन एक्सटेंड टू 9 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, और बोर्नियो मेकॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन। ठीक है, फिर these three global ecosystem account for 80% of world's tropical forest and 2/3 of the world's biodiversity, मतलब अर्थ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर क्या है? सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट सेफ, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट सेफ, किसको किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड नेशन लॉन्च किया। कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, एम्स टू एक्सप्लोर द लिंक बिटवीन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड जूनोटिक डिसीजेज टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक। ठीक है, सेफ है, सेफ मतलब सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट, किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन और यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है और जो जूनोटिक डिसीजेस हैं उसके लिंक को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, और जो फ्यूचर पैंडेमिक है उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब बचाना, उनसे बचाना। तो चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये इनिशियल कंट्रीज हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, सर्वे के लिए। ठीक है, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस। बेलम डिक्लेरेशन,
Member countries of Amazon Cooperation Treaty Organization ACTO signed Belém Declaration इन ब्राजीलियन सिटी बेलेम। ठीक है, ब्राजील का शहर है बेलेम, वहां पर बेलेम डिक्लेरेशन साइन किया गया। किसके द्वारा? अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा। तो एसीटीओ जो है वो एक इंटरगवर्नमेंटल सोशियो एनवायरनमेंट ब्लॉक है। ठीक है, जो अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी साइन करने के बाद बना था। सोशियो एनवायरनमेंट ब्लॉक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये सारी कंट्रीज ऐसे इस एक मतलब जो वेस्टर्न साइड में है, अमेरिका के वेस्टर्न साइड में वही सारी हैं। बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम। पेरू उधर है लेकिन ये सब इधर है, सूरीनाम और वेनेजुएला। Venezuela declaration calls for ensuring participation of indigenous people in decision making. Also commit to launch Amazon Alliance to fight deforestation. ठीक है, Amazon Alliance to fight deforestation बेलम डिक्लेरेशन है। अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको साइन किया है, बेलम डिक्लेरेशन को। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ये बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। और इसका उद्देश्य क्या है? जो इंडिजिनस पीपल हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना। इंडिजिनस पीपल मतलब वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं। ठीक है, ट्राइबल पीपल, वैसे इंडिजिनस ही को ट्राइबल। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इसका 33rd कॉन्फ्रेंस हुआ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का, जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने ऑर्गेनाइज किया। उसका रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। 1924 में बनी थी। रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग आया था, उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था इसको। हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, 183 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए दिल्ली में ही हुआ इस बार। पूछ सकते हैं भाई, दिल्ली में हुआ था ना इस बार। ठीक है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कई बार। तो IWC यानी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इशूड इट्स फर्स्ट एक्सटिंक्शन अलर्ट फॉर वकीता porpoise whale। वकीता porpoise whale के लिए इसने एक्सटिंक्शन अलर्ट इशू किया है। दीज whales आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड फाउंड ओनली इन नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिलती हैं ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेल हैं। ठीक है, ये IWC कब बना था? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग 1946। व्हेलिंग का मतलब समझते हैं? व्हेलिंग का मतलब तो व्हेल का शिकार। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। व्हेल का शिकार करते थे, तो व्हेलिंग उससे रिलेटेड है। मैंडेट प्रोवाइड फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक एंड दस मेक पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलप ऑफ व्हेलिंग इंडस्ट्री। देख लो। मेंबरशिप 88 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, याद रखना, व्हेल का हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस कम हो लेकिन इंडिया इसका मेंबर है। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो हमारे यहाँ कब बना था? 2002 में ना, उसी को अमेंड किया गया 2023 में। ठीक है, तो जो 2002 वाला एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये किस लिए बनाया गया था? जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? डिसेंट्रलाइज 3 टायर्ड मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन। 3 टायर्ड मैकेनिज्म मतलब सबसे ऊपर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, हाँ, जो नेशनल लेवल पर है, सॉरी। उसके नीचे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पर। फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पर, लोकल बोर्ड लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल समझ लो। ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग बेनिफिट, शेयरिंग द बायोडाइवर्सिटी कंजर्व, प्रोवाइड द शेयरिंग benefit with biodiversity conservers and holders and creators of associated knowledge। इसमें अभी आपने वो रामदेव वाला केस पढ़ा होगा, ये अभी रिसेंट वाला नहीं। उन्होंने उत्तराखंड में कुछ औषधियाँ उगती थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया था अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उसका प्रॉफिट मिला, इनको प्रॉफिट जो मिला
उसमें से शेयर नहीं दिया उन लोगों को जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है। इन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ गए और हमने उगाया, ठीक है, वो जो भी पौधे थे, प्लांट थे, उसको उगाया और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो प्लांट तुम उगाए हो वो वहाँ पे ऑलरेडी था और उसी को ही तुम सैंपल लेके, उसी का सैंपल लेके तुमने उगाया है, ठीक है। तो जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वहाँ की, जो उतने साल से उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिनको उसका नॉलेज था, ठीक है, उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो तुम्हें उसका बेनिफिट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पतंजलि का केस था इंडिया में। तो सीबीडी से बताया था ना, दो चीजें थी, एक नगोया प्रोटोकॉल, नगोया, हाँ, नगोया प्रोटोकॉल और काटाजीना, ठीक है, काटाजीना, ये दोनों सीबीडी से रिलेटेड हैं। सीबीडी यूनियन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सीबीडी कन्वेंशन। तो वही चीज़ है, ये शेयरिंग बेनिफिट विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स इन होल्डर्स इन क्रिएटर्स ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज। बेनिफिट में बी शेयर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एस मॉनेटरी कंपनसेशन, शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद क्या, अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट क्या क्या है इसमें। रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिन प्लांट बाय इंकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। जो वाइल्ड में मेडिसिनल प्लांट हैं उसको मतलब एक तरह से बचा सकते हैं कि उसको आप खुद ही कल्टीवेट करें, मतलब जो कोई संस्था है, कोई जैसे मान लो पतंजलि का केस है कि तो खुद भी उगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट। उसके बाद इनकरेज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि जैसे आयुर्वेदा वगैरह हैं या और जो दो चार मेडिसिन है वो सब प्लांट बेस्ड है अपने यहाँ, ठीक है, केमिकल बेस्ड नहीं है। फिर ब्रिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चेन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद की चेंज मेड, अच्छा, जो अभी एक्ट आया है 2023 वाला, उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम्पशंस, जो एग्जाम्पशन मिले थे, पहले क्या था, रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल और इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिजर्व। ये पहले था कि उनको प्रायर कंसेंट, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ का एक्सेस करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है। लेकिन इसमें अभी जो नया बिल आया है उसमें आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को एग्जाम कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्स आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर लोकल पीपल एंड कम्युनिटीज ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग ग्रोवर्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी from being from giving prior intimation to SBB for accessing biological resources for commercial utilization। और क्या है, अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले क्या था, स्पेसिफाइज दैट अप्रूवल फॉर एनबीए इज रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीआर इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहले से एक अप्रूवल लेना पड़ता था जो नेशनल बायोलॉजी अथॉरिटी है, कि आप कोई चीज़ जो है उसको अगर उसके लिए आईपीआर लेना चाहते हैं तो आपको आईबीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनबीए से, ठीक है। जिसमें भी कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो जिसको इंडिया से ऑब्टेन किया, ठीक। तो अब इन्होंने क्या चेंज किया है, द रिक्वायरमेंट एंड नाउ चेंज द रिक्वायरमेंट एंड नाउ द अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ आईपीआर एंड नॉट बिफोर द एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब पहले था कि एप्लीकेशन डालने से पहले आपको रिक्वायरमेंट वो अप्रूवल लेना था, अब ये हो गया कि मतलब एप्लीकेशन डालने से पहले नहीं, जो ग्रांट मिलने वाला होगा उससे पहले, ठीक है। पता नहीं ये कैसे होगा, बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ आईपीआर। अच्छा, शायद अगर इंडिया में लेना होगा तो। बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, पहले क्या था, रिक्वायर्ड यूजर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज ऑफ शेयर बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटी। अब क्या है, एग्जाम यूजर्स ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये बड़ा वेग टर्म है, कोडिफाइड मतलब कहीं लिखा हो पहले से अगर किसी चीज़ के बारे में, मतलब कोई मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है वो, ठीक है। अब वो लिखा है, मान लीजिए तुलसी है, तुलसी के बारे में लिखा है कि तुलसी इस काम में आ सकती है। अब वो कहीं लिखा है और किसी ने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसको जो लोकल कम्युनिटी होगी ना, उसको वो बेनिफिट जो मिलेगा इस बंदे को, एक्स बंदे को, वो शेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कोडिफाइड है, कहीं पे लिखा हुआ है, इनका कहने का मतलब है। लेकिन पहले था कि वो शेयर करना ही पड़ता है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ऑफेंस लाइक फेलियर टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज फॉर वेरियस एक्टिविटीज विच वर पनिशेबल अप टू 5 years और फाइन और बोथ, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया द ऑफेंस, डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस एंड मेक ऑफेंस पनिशेबल विद पेनल्टी बिटवीन ₹1 लाख to 50 लाख। मतलब जो
मतलब जो जेल टर्म था 5 साल का वो हटा दिया गया, बस जो फाइन है उसको बढ़ा दिया गया, 1 लाख से 50 लाख तक की फाइन कर दी गई। फिर अगर उसके बाद फिर कंट्रवेंशन होता है तो पेनल्टी 1 करोड़ तक लग सकती है। ठीक है। Expansion of NBA required NBA to have 10 ex-officio member apart from the chairman, 5 non-official members to be appointed from among specialists including legal and specialists। तो पहले इतने थे, 10 10 और 10 में से 5 जो हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है। 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये पहले था। अब क्या है, 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग कई सारे लोग जैसे ट्राइबल अफेयर्स, बायोटेक्नोलॉजी के, और 4 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसएसबी। ठीक है। और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर अमंग स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग लीगल और साइंटिस्ट। एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हु विल बी द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ऑफ द एनबीए। ठीक है। जो यूएनसीबीडी था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें ये बताया था कि 1992 में आया था ये। 1992 में, 1992 वही अर्थ समिट वाले में आया था। ठीक है। 3 गोल थे इसके: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। मेंबरशिप क्या है, 196 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। कोर एग्रीमेंट कौन से हैं, इंडिया हैज रेटिफाइड ऑल 3 प्रोटोकॉल्स, ये तीनों ही प्रोटोकॉल इंडिया ने रेटिफाई किए हैं। नगोया प्रोटोकॉल, हाँ ये देखो, नगोया प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया कुलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में है। ठीक है। अदर की इंफॉर्मेशन, CBD's गवर्निंग बॉडी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कन्वेंशन कवर बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। ठीक है। सही है। फिर क्या है, रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, रजिस्टर वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन गोवा। और इसका उद्देश्य क्या है, डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स comprehensive इंफॉर्मेशन ऑन लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंडस्केप एंड डेमोग्राफी ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड shall provide guidance and technical support to biodiversity management committee for preparing PBRs। ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ये 2022 में हुआ था। ठीक है। पहले हमने देखा था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 19 क्या था, 1972 ना, 1972 में ओरिजिनल वाला था। और इसमें 6 शेड्यूल थे अलग अलग, जिसमें एनिमल और प्लांट उनको प्रोटेक्ट किया गया था अलग अलग कैटेगरी में। एक दो तीन तो शायद इसके थे, एक दो प्लांट के थे, और एक आध शायद वर्मिन वाले था ना, वर्मिन वाला, कि उसको जो भी जिस भी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर दो उसका हंटिंग हो सकती है वैसा। तो उसको अमेंड किया गया 2022 में, और कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो किसने अमेंड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको अमेंड किया, मतलब लॉ लाया पार्लियामेंट में। ठीक है, अमेंड किया और उसको नोटिफाई किया है 2022 का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल, आर्टिकल रूल्स 2023। तो स्पेसिफाइज मैनर और डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी विच इज अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑफिसर ऑथराइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट इंसिनरेशन ऑफ सच गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर, इंसिनरेशन टू बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कमिटी। ये फालतू चीज़ें पता नहीं इन लोगों ने क्यों मेंशन की है। जैसे मतलब कि वो चीज़ें, जैसे कोई एनिमल है, मान लो कि हाथी है। ठीक है। तो हाथी के दांत मिले, अब हाथी के दांत का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको क्या कहते हैं, डिस्पोज करना है। उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, उसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होगा, ऑफिसर होगा, कोई ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्टेट में। तो वो कैसे करेगा उसको डिस्पोज, उसकी बात है बस, फालतू चीज़ है। फिर ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल्स 2023, इसमें क्या है, स्पेसिफाइज प्रोसीजर फी रजिस्ट्रेशन वगैरह फालतू चीज़ें यार, ये सब वो तो लिखा ही नहीं है। जो हाँ देखो, न्यू शेड्यूल्स, पहले 6 शेड्यूल था बताया था, अब 4 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 1 में क्या है, एनिमल स्पीशीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 2 में एनिमल स्पीशीज विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि उसमें बर्ड्स भी हैं। तो शेड्यूल 3 प्लांट स्पीशीज
ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है। शेड्यूल फोर्थ, इसमें स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिसेस अंडर साइट्स। तो जो साइट्स वाले हैं वो चौथे शेड्यूल में इंक्लूड है। पहले में एनिमल्स हैं, दूसरे में भी एनिमल स्पीशीज विद लेसर प्रोटेक्शन है, तीसरे में प्लांट है। याद रखना, तीसरे में प्लांट है। पहले दो एनिमल के लिए हैं, एनिमल और बर्ड कह सकते हो, और चौथा वाला जो है वो साइट्स के अपेंडिसेस में जो मेंशन्ड है। ठीक है, साइट्स किसके लिए है? साइट्स किसके लिए याद है? जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए साइट्स। ठीक है। फिर अदर की प्रोविजन इन WPA 2021 रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4। देखो पहले 6 था, अब 4 है। पहले 6 था, अब 4 है। ठीक है, यही जो अभी 4 हमने पढ़े। रिमूव द अर्लियर शेड्यूल फॉर वर्मिंग। पहले वर्मिंग के लिए भी एक शेड्यूल था। ठीक है, तो वर्मिंग अगर किसी जानवर को वर्मिंग डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमने कई बार केसेस पढ़ा था वाइल्ड बोर का। ठीक है, जंगली सुअर जो होते हैं, वाइल्ड बोर। हाँ, या आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, नील गाय वाला है, नील गाय केस, नील गाय, नील गाय का केस। ठीक है, उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दो, वर्मिन डिक्लेयर करके फिर उसको मार सकते हो। ये रिसस मंकी का। ठीक है, रिसस मंकी। हाँ, ये सारे आपने केसेस सुने होंगे। जब ये अति कर देते हैं तो क्या होता है, उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है और उनको फिर मारने का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, उनको कोई भी मार सकता है। पुलिस मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो, या नॉर्मल सिविलियंस भी उनको मार सकते हैं तब, अगर उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया किसी एनिमल को। हम्म। तो ये पहले प्रोविजन था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, इन चार में नहीं है ये चीज वर्मिन वाला। वाइल्ड एनिमल टू बी डिक्लेयर एज वर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, एनी एरिया और स्पेसिफाइड पीरियड। तो अब जो वाइल्ड मतलब पहले डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट करती थी, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, कि ये जानवर वर्मिन है इस एरिया में और इसको मार सकते हो। न्यू चैप्टर फॉर वीबी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, देखा था हमने साइट्स के लिए ये शेड्यूल 4 इसमें इंक्लूड किया गया। 6 to empower center to regulate plant and animal species not native to India, invasive alien species के केसेस में। permitted the use of elephant for religious और any other purpose। ठीक है, religious और any other purpose के लिए elephant का यूज को परमिट कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म मैनेजिंग अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन ऑफ स्पेशीज। ठीक है, entrust the chief wildlife warden to control, manage and maintain all sanctuaries in state। ठीक है, फिर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर। पीएम ने क्या, कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मैसूरू कर्नाटका। ठीक है, वहां पर इसका कमेमोरेशन हुआ। 50 साल हो गए पूरे। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1973। 1973 में शुरू हुआ था ना प्रोजेक्ट टाइगर, 1973। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ठीक है, उसी के बाद ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। फिर मोर न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको इंडिया ने लॉन्च किया उसी समय। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, एंड एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाए और उनके इलीगल जो पोचिंग है या वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, बड़ी बिल्लियाँ बिग कैट्स, 7 बड़ी बिल्लियों को प्रोटेक्ट करने की बात है। कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। ठीक है, और इसके लिए इंडिया 5 साल सपोर्ट देगा और 800 करोड़ का एक फंडिंग तैयार करेगा। तो ये जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा है, इसमें से शायद जैगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं होते हैं, बाकी तो होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। चीता पहले था, अब एक्सटेंट हो गया है, अब फिर से रिलोकेट किया गया है, तो कह सकते हो है, कह भी सकते हो कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो इम्पोर्ट किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1973 में लॉन्च की गई थी और इनिशियली लॉन्च इन 9 टाइगर रिजर्व्स in different states of India, provides central assistance to tiger range state in situ conservation। ठीक है, दो चीज होती है ना, इन सीटू और एक्स सीटू। एक होता है इन सीटू, हाँ, और होता है एक एक्स सीटू। एक्स सीटू, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इन सीटू मतलब कि कोई भी चीज जो वहीं पे प्रोटेक्ट की जा रही है, उसी जगह पर जहाँ पे वो बसती है, जहाँ पर वो पली बढ़ी है। ठीक है, मान लो कि टाइगर है, जंगल में रहता है, तो उसको जंगल में प्रोटेक्ट करो। ठीक है, एक्स सीटू मतलब कि उसको जंगल से बाहर लाके चिड़ियाघर में रखो, जू में। ठीक है,
तो x2 हो गया, उसके घर से आप निकाल के उसको कहीं दूसरी जगह ले गए, ठीक है, तो x3 हो गया। अगर उसको उसके घर में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके जंगल में ही, तो वो n2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर इसको मैनेज कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वेबल पॉपुलेशन हो टाइगर का इंडिया में। इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग की एजेंसी बनाई गई थी, कौन सी? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, काफी बाद बनी थी ये, अभी इसमें लिखा नहीं है ईयर, लेकिन काफी बाद बनी थी। ठीक है, ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान को मतलब देखती है। हम्म। इसके बाद है फंडिंग पैटर्न। फंडिंग कैसे? सेंट्रल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स ऑफ 60% एंड 50% फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द नॉन रिकरिंग आइटम एंड रिकरिंग आइटम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट आर प्रोवाइडेड विद 90% सेंट्रल असिस्टेंट इन बोथ केसेस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट को 90% फंडिंग मिलती है, बाकी स्टेट को 60% मतलब फाइनेंशियल और 50% जो उनके रिकरिंग आइटम्स होते हैं, रिकरिंग और रिकरिंग आइटम्स। ठीक है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों। ठीक है, उसके बाद सेंटर हैज मैनेज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। अच्छा, सेंटर मर्ज नॉट मैनेज। सेंटर ने तो जो प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट है, दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो एक नया डिवीजन बनाया है, क्या? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, क्रिएटेड अंडर एमओएफसीसी। मतलब जो इनके अलग अलग डिवीजन थे, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को, उसमें उसको मर्ज करके प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बनाया। ठीक है, स्टाफ एंड डिविजनल हेड ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट विल रिपोर्ट टू द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर, who has now been designated as ADGF PTE। ठीक है, PTE मतलब प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। एक्टिविटीज टेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, एक्टिविटीज क्या क्या है भाई? स्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व, अभी 55 है। ठीक है, 55वां कौन सा है? वो राजस्थान में जो बना था, वही वाला 55वां है। इसकी लिस्ट मैंने दे रखी है अपने चैनल पे। कोर बफर स्ट्रेटेजी फॉर टीआरस, मतलब कोर बफर स्ट्रेटेजी, जो कोई भी जंगल होता है, हाँ, मतलब टाइगर रिजर्व में, तो एक इसमें टाइगर रिजर्व की एक बाउंड्री सेट होगी कि भाई इतना टाइगर रिजर्व है। उसमें फिर एक सेट होगा कि बफर एरिया। ठीक है, ये बफर एरिया जो आउटर एरियाज होता है, थोड़ा कम सीरियस वाला इलाका जहाँ टाइगर कम आते हैं, बफर एरिया होता है। फिर उसमें जंगल में एक बहुत कोर एरिया होगा, जहाँ पर टाइगर हमेशा रहते हैं। ठीक है, कोर एरिया, तो ये कोर बफर एरिया। ठीक है, core area are kept free of all human activities, a coexistence agenda adopted in buffer in fringe areas with landscape approach। ठीक है, तो जो कोर एरियाज होते हैं, वहां पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाता या नहीं अलाउ किया जाता है। ठीक है, वहां कोई भी आदमी नहीं जा सकता नॉर्मली। ठीक है, जो बफर एरियाज है, वहां पर ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बफर एरियाज में, आउटर एरियाज जो होता है। असेसमेंट यूजिंग एम स्ट्रिप्स, एक ऐप है एम स्ट्रिप्स असेस करने के लिए। आपने देखोगे जब टाइगर सेंसस होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, एमएसटिप्स का। ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व बाय डेवलपिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूशन फ्रेमवर्क। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी, जो कुछ जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर मतलब डिप्लॉय की गई एंटी पोचिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ई बर्ड प्रोजेक्ट यूजेस अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, ई बर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टेटस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है ये, टाइगर जो है शेड्यूल 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फोर्थ, ये क्या है भाई शेड्यूल फोर्थ? पता नहीं, साइड्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, ये शेड्यूल 1 में ही होगा, शेड्यूल फोर्थ में क्यों होगा? पता नहीं क्या चाहिए। ठीक है, जो इंडियन इंडियन टाइगर, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। ठीक है, और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ही। इसके बाद थोड़े बहुत बांग्लादेश में भी हैं, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में भी हैं थोड़े बहुत। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। डिस्ट्रीब्यूशन टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम, अच्छा नहीं लिखा है। ठीक है, टाइगर सेंसस हुआ था अभी रिसेंटली, उसका आया भी था। लास्ट ईयर हुआ था शायद, 2022 में ही हुआ था, 22 या 23 में, एग्जैक्टली नहीं याद है। इस सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इकोलॉजिकल है, बोथ अम्ब्रेला एंड स्पीशीज और की स्टोन स्पीशीज है ये। ठीक है, इकोनॉमिक, इको टूरिज्म एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल एनिमल, बकवास चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए
released status of tiger, co-predator and prey in India 2022 report. Ministry MEE of Tiger Reserve in India, फिफ्थ साइकिल फाइनल रिपोर्ट। ठीक है। NTCA जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, 2006 में बनी है। ठीक है। किसके अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में 2006 में बनी है। ठीक है। और ये लॉन्च की गई थी 2005 में, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसके चेयरपर्सन होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। 3 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मतलब 3 मेंबर होते हैं जो पार्लियामेंट के, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट चेंज वाले उसके होते हैं मेंबर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है सब। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग स्टेचुटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर, fostering accountability of center and state in management of tiger reserve, providing for oversight of by parliament, or addressing livelihood interest of local people in area surrounding TR। ठीक है। तो रिपोर्ट कौन सी है? स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर, ये रिपोर्ट थी। इसमें बताया गया क्या, इंडिया में इस समय करीब 75% पॉपुलेशन है पूरे टाइगर की, जो मतलब दुनिया भर में टाइगर मिलते हैं उसकी 75% पॉपुलेशन इंडिया में है। और कहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया शिवालिक और गैंगेटिक प्लान पर देखने को मिला है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। ठीक है। विटनेस नोटेबल इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया शिवालिक हिल और गैंगेटिक प्लेन में। ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज हुई? एम स्ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है। कैमरा ट्रैप भी यूज हुए हैं, पगमार्क इस्तेमाल हुए, पगमार्क जो होते हैं वो इसमें नंबर नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नंबर है इसमें। इसमें कहा गया कि जो अपर लिमिट है टाइगर एस्टिमेशन की वो 3,925 है। ठीक है। और एवरेज नंबर है वो 3,628 है। ठीक है। अपर लिमिट जो है वो 3,925 है, एवरेज नंबर है 3,628। ठीक है। जो टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में 2,967 थे, और 2022 में 2,682। ठीक है। जो एवरेज नंबर है 2,682। ठीक है। स्टेट्स विथ लोवेस्ट टाइगर नंबर, नागालैंड में 0 है, मिजोरम में 0 है, झारखंड में 0 है, गोवा में नहीं, झारखंड में 1 है। ठीक है। गोवा में 5 हो गए, और अरुणाचल प्रदेश में 9 है, पहले 29 थे, काफी मर गए यार। ठीक है। हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 526। दूसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटका। अच्छा नहीं, ये वाला 2022 वाला ये है। ठीक है। तो 785 है। ठीक है। कर्नाटका मध्य प्रदेश तभी हाईएस्ट है, और कर्नाटका में 563 है सेकंड नंबर पर। तीसरे पे उत्तराखंड है 560, महाराष्ट्र चौथे पर, तमिलनाडु 5वें पर। ठीक है। रेवेन्यू विथ रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, अगर ये स्टेट की बात थी, ठीक है, ये स्टेट की बात थी, और ये टाइगर रिजर्व की बात है, तो जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा टाइगर है 260, मतलब जिम कॉर्बेट में 260 है। हम गए थे जिम कॉर्बेट, कुछ मिला ही नहीं था वहाँ पे, मतलब दिखाई नहीं रहा। सेकेंड नंबर पे बंदीपुर है, बंदीपुर कर्नाटका में 150 है। नागरहोल भी कर्नाटका में 141, बांधवगढ़ एमपी में है 135, दुधवा यूपी में है 135। ठीक है। रिजर्व विद नो टाइगर्स, वो टाइगर रिजर्व जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं देखने को मिला, डंपा मिजोरम में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कवल तेलंगाना में, सतकोशिया उड़ीसा में, और सह्याद्री महाराष्ट्र में। ठीक है। ये ये वो टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं देखने को मिला इनको। ठीक है। फिर क्या है? मी ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया फिफ्थ साइकिल फाइनल रिपोर्ट। मी का मतलब है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन, फालतू चीज है, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब उसने करता। पेरियार टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका रैंक्ड एज बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रख लेना। पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला रैंक्ड एज बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व। ओवरऑल मी स्कोर इंक्रीज टू 78%। फालतू चीज है बाकी। अदर न्यूज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन, हाँ ये देख लो, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 55वां टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली। ठीक है। ये राजस्थान में है। ठीक है। बाकी चीज़ें डिटेल है, कोई मतलब नहीं है। जोग्राफिकल लोकेशन धौलपुर करौली ईस्टर्न ईस्टर्न राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ये, मतलब राजस्थान का 5वां है, 5वां टाइगर रिजर्व, और इंडिया का 55वां है। तो बाकी 4 जो राजस्थान में कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और रामगढ़ रांगा विस्थारी।
ठीक है, ये चार पहले थे और ये पांचवा धौलपुर करौली। ठीक है। फिर टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट का ये पहला इंडिया का इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है जो फेल हुआ। ठीक है। क्या रिलोकेट किया था 2018 में, एनटीसीए ने दो बड़े कैट मतलब दो टाइगर रिलोकेट किए थे। कहाँ से? मतलब कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़। ठीक है। अच्छा नहीं, कान्हा और बांधवगढ़ से सतकोशिया। कान्हा जो था, कान्हा से महावीर मेल जो था, और सुंदरी जो थी बांधवगढ़ से थी। दोनों ही मध्य प्रदेश में है, कान्हा और बांधवगढ़। उनको सतकोशिया जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में हमने देखा ना कोई भी टाइगर नहीं है। उड़ीसा का भी हमने देखा था। ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है, तो वहाँ पर टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया था। और दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे शायद वो मर गए या मार गए, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो फेल हो गया प्रोजेक्ट। फिर IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम, ये IUCN का है। इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स फॉर फेज फोर्थ ऑफ प्रोग्राम। फेज फोर्थ विल एक्सपैंड इट्स फोकस ऑन इंक्लूड अदर पैंथेरिन स्पीशीज, इन पर्टिकुलर लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है। 2014 में लॉन्च किया गया था। इट्स स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, BMJ, पता नहीं क्या फुल फॉर्म है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कंट्रीब्यूटिंग टू। ठीक है, ये IUCN का है इनिशिएटिव, इसलिए याद रख लेना। IUCN का है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन। नाम से ही पता चल जाएगा क्या है, लेकिन ये पता लगा ना कि IUCN का है ये। ठीक है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, हाँ, ये इसमें कहा गया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है 60% बढ़ी है। ठीक है। Global Tiger Recovery Program was an effective for 13 countries to double tiger number in wild by 2022, evolved under the Global Tiger Initiative in 2010 at St. Petersburg। ठीक है। T2, ये शायद T into 2 ऐसे करके था कि टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना बढ़ाना है। ठीक है। GTRE 2.0 was launched till 2034। ठीक है, 2022 में लॉन्च किया गया ये फिर से। इसका 2.0 पहले पहले था, दोगुना करना था, अब फिर इन लोगों ने बढ़ाया। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, इसको यहीं रुकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता से हम लोग बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।